नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवल बॉय डॉन पर। सबसे पहले मैं आप सभी से दिल से माफी चाहता हूं कि इस बार जुनून किस्मत का फैसला के नए एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड करने और आप तक पहुंचाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। आपकी बेसब्री और प्यार के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज हम लेकर आ गए हैं जुनून किस्मत का फैसला के आगे के धमाकेदार एपिसोड। इस कहानी में हर मोड़ पर प्यार, नफरत, धोखा, बदला और किस्मत का ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे के सभी एपिसोड आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक जरूरी सूचना, जो लोग जुनून किस्मत का फैसला की पेड मेंबरशिप लेने का सोच रहे हैं उनके लिए आज एक स्पेशल ऑफर है। सिर्फ आज के लिए मेंबरशिप पर RS20 की छूट रखी गई है। अगर आप कम कीमत में पूरी कहानी का मजा लेना चाहते हैं तो आज ही डायरेक्ट मैसेज करके मेंबरशिप ले लें। यह ऑफर केवल आज के लिए है, इसके बाद कीमत फिर से पहले जैसी कर दी जाएगी। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं जुनून किस्मत का फैसला के आगे के शानदार एपिसोड्स। मातम का माहौल, रूही के आंसू, पछतावा। सुबह का वक्त, सभी होली खेलने में मग्न थे। सालों बाद आने वाली होली में सभी साल भर की कसर निकाल रहे थे। वहीं उन सब से अलग आतिश अपनी स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था। वो तो इस दिन बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था। वैसे तो वो आज के दिन भी AR इंडस्ट्री में होता था, साथ ही योग भी होता था। उसे होली बचपन से पसंद नहीं थी। चांदनी रानावत भी बड़ी मुश्किल उसके छोटा सा टीका लगा देती थी। चांदनी जी के जाने के बाद तो कोई ऐसा नहीं था जिसके इंसिस्ट करने पर आतिश होली खेले। दादाजी के कहने पर भी वो होली कभी नहीं खेलता था। आज कई सालों बाद रूही ने उसके रंग लगाया था, लेकिन उसे भी उसने ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया। तो दूसरी तरफ रूही को होली खेलना बहुत पसंद था। उसे बचपन से ही होली का काफी क्रेज रहता था। पंडाल में सभी रंगे हुए नजर आ रहे थे। किमाया और आलोक भी सबके साथ होली का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। किमाया की माँ माया भी यहाँ मौजूद थी। यहाँ सब थे, मगर फिर भी रूही को एक कमी बुरी तरह खल रही थी और वो थी चांदनी रानावत की। उसे याद था कि बचपन में हर होली पर वो इरावती और चांदनी रानावत दोनों के साथ होती थी। वो यहाँ किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी और आतिश से कहकर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो उसे जाने नहीं देता। कभी कभी रूही आतिश को देखकर हैरान रह जाती थी, कितना कठोर था वो। उसकी मॉम जिंदा थी, लेकिन फिर भी वो उनसे कभी कभार ही मिलने जाता था। और आज के दिन भी वो न तो खुद गया और न ही रूही को जाने दिया। इस कदर तंग दिल होना भी श्राप से कम नहीं था। क्या उसे खासकर इस दिन अपनी माँ की बिल्कुल याद नहीं आती, या फिर वो इतना कठोर था कि याद आने पर भी खुद को रोक लिया करता था। खैर, जो भी था, रूही उसकी जितनी कठोर नहीं थी कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी चांद ममा को इग्नोर कर सके। इसलिए उसने सोचा था कि वो यहाँ होली खेलने के बाद आतिश के साथ सूर्यवंशी पैलेस जरूर जाएगी। पंडाल में वीरेंद्र जी के दोस्त भी मौजूद थे, जिनमें से एक अभी अभी आया था। उसके चेहरे पर कलर लगा था, इसीलिए उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वीरेंद्र जी ने जब उस शख्स को देखा तो वो उसके पास आ गए। वो उस शख्स के गले मिलकर मुस्कुराकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वीरेंद्र जी की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है, बस ये जानने आया था, कौन है वो लड़की? उसकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने उसके सामने से हट गए। उन्होंने अरसत और अनंत के साथ खड़ी रूही की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो है। उस शख्स ने वीरेंद्र जी की नजरों का पीछा करते हुए रूही को देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तो ये है, कुछ भी कहो, है तो खूबसूरत। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र जी ने उसे तिरछी निगाहों से घूरते हुए कहा, इरावती की बेटी है, तुम्हारी नियत और नज़र दोनों को ठिकाने पर ले आएगी अगर उसे तुम्हारे इरादे की भनक भी लगी तो। उस शख्स ने वीरेंद्र की बात सुनकर मुस्कुराकर रूही को देखते हुए कहा, ये नाजुक सी लड़की क्या कर लेगी? इसकी माँ भी हमारे हाथों मरी थी और बेटी भी हमारे ही हाथों ऊपर जाएगी, और तुम्हारी बीबी। उसने वीरेंद्र जी की तरफ देखते हुए अपनी बात कुछ पल के लिए अधूरी छोड़ी, फिर कहा, चांदनी रानावत, उसे तो अब तक भूल नहीं पाया हूँ। उसे मारना नहीं चाहता था, उसे तो अपने करीब रखना चाहता था, लेकिन उसके करीब जाने के मतलब आग में जलने के बराबर था। आज तक उसका जख्म मेरे सीने पर है, संभाल कर रखा है मैंने उसकी आखिरी निशानी को। वीरेंद्र रानावत ने उसकी बात सुनकर सख्ती से कहा, तुम जानते हो न तुम किसकी बात कर रहे हो? वीरेंद्र जी की बातों का लहजा सुनकर वो तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्या हुआ? अपनी दूसरी बीबी के बारे में सुनकर बुरा लग गया? इतना प्यार कब करने लगे उससे? वीरेंद्र जी ने उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक औरत से प्यार किया था और आज वो मेरे साथ है। चांदनी को पापा ने अपनी बेटी बनाकर उस घर में रखा था, उसके साथ मेरे खानदान का नाम जुड़ा है, इसलिए कह रहा हूँ तुमसे कि सोच समझकर बोलो। वीरेंद्र जी की बात सुनकर उस शख्स ने उससे कहा, क्या बात है, प्यार नहीं था फिर भी एक बेटा है तुम दोनों का? उस शख्स ने तंज कसते हुए वीरेंद्र जी से कहा, जिस पर वीरेंद्र जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो सिर्फ एक गलती थी जो नशे में मुझसे हुई थी, जिसका आज तक पछतावा है मुझे। वीरेंद्र की बात सुनकर उस शख्स ने सिर हिलाते हुए कहा, होना भी चाहिए, आतिश जैसा बेटा हो तो पछतावा होना चाहिए। बहुत गर्म दिमाग का इंसान है, पता नहीं कब उसकी दिमाग सटक जाए और वो कब किसकी गर्दन पर चाकू रख दे।
वीरेंद्र जी उसकी बातों के पीछे का मतलब साफ समझ रहे थे। वो उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा है वो मेरा खून है, और हमारे खून में एक बात बहुत पुरानी है कि हम अपने बाप से चाहे कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन अगर उसी बाप पर अगर एक आंच भी आए तो किसी की जान भी ले सकते हैं। वीरेंद्र जी की बात सुनकर उस शख्स ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे खून की एक और बात मुझे बेहद पसंद है, वो जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए बहुत वफादार होते हैं। तुम खुद को ही ले लो, अपने प्यार के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, उसकी ज़रूरतों के लिए और खुशी के लिए चांदनी का इस्तेमाल तक किया, और फिर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए, जबकि उसके पीछे आधी दुनिया पागल थी। आतिश भी उस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जैसे मालिनी के लिए तुम अपने ही बाप तक के खिलाफ चले गए, सोचो क्या वो उन दोनों के लिए तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। वीरेंद्र जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी मुट्ठियां कसते हुए सामने देखते रहे। कुछ पल की खामोशी के बाद वीरेंद्र जी ने कहा, उस लड़की को आतिश से दूर करो, फिर जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। उस शख्स ने वीरेंद्र जी की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारी बेटी भी बहुत खूबसूरत, तो क्या उसे भी। वीरेंद्र जी ने उसकी बात खत्म होने से पहले उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, मेरी बेटी की तरफ नजर भी उठाई तो आंखें निकाल लूंगा तुम्हारी। वो शख्स अपनी कॉलर पर उसके हाथ देखकर हल्का हंस दिया। उसने वीरेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब बात अपनी बेटी पर आई तो तिलमिला गए, दूसरों की बेटी का क्या। वीरेंद्र जी ने उसका कॉलर छोड़ दिया और उससे एक कदम दूर होते हुए कहा, उस लकड़ी से नफरत है मुझे, उसे देखकर मुझे मेरे सीने पर दबाव महसूस होता है। उसकी माँ यहाँ मेरे माथे पर गन रखी थी, आज तक वो दिन मैं भूला नहीं हूँ। फिर वो उस शख्स से मुड़कर बोला, जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से, अगर गलती से भी किसी को तुम्हारी भनक लगी, तुम्हारे शरीर का एक टुकड़ा भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चारों तरफ सिर्फ तुम्हारे दुश्मन है। उस शख्स ने अपने चारों तरफ नजरें घुमाए। वो करण, युग और दादाजी को देखते हुए बोला, हम सही कह रहे हो, चलता हूँ, सही वक्त पर कॉल करना। वो शख्स वहां से वापस जाने लगा। उसने जाते वक्त एक आखिरी नज़र रूही पर डाली जो हंस रही थी। उस शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, मानो ये किसी खतरे का इशारा हो। वो मुड़ गया और ज्यों ही एक कदम बढ़ा वो किसी से टकरा गया। उस शख्स ने सामने देखा, वो कुछ बोलने को हुआ था लेकिन सामने खड़े शख्स को देख खामोश हो गया, क्योंकि उसके सामने आतिश खड़ा था। उसने आतिश से नजरें चुराते हुए जल्दी से कहा, सॉरी, और उसके करीब से गुजरने लगा कि आतिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस शख्स का दिल एक पल के लिए रुकना बंद हो गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। वो डरना नहीं चाहता था, मगर आतिश के आसपास फैला डरावना ऑरा उसे अपनी चपेट में ले चुका था, इसलिए इसके जहन में बैठते डर को वो कम नहीं कर पा रहा था। उसने पलटकर आतिश को देखा, तभी आतिश ने उसके सामने उसका फ़ोन आगे कर दिया जो उसके हाथ में था। ये फ़ोन आतिश ने तब लिया था जब वो उससे टकरा गया था और फ़ोन उसके हाथ से छूटने लगा था। उस शख्स ने एक राहत भरी गहरी सांस ली। उसे तो एक पल के लिए लगा कि शायद वो पकड़ा गया। उसने आतिश के हाथ से फ़ोन लिया और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, थैंक यू। आतिश उसके थैंक यू का जवाब दिए बिना ही वहां से आगे बढ़ गया। उस शख्स ने अपनी कलाई की तरफ देखा जिसे कुछ वक्त पहले आतिश ने पकड़ा था। उसके उंगलियों के निशान छप चुके थे। वो निशान सुर्ख लाल थे। सिर्फ उसकी पकड़ से उसका हाथ इस कदर सुर्ख हो चुका था। वो अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका और वहां से चला गया। इधर रूही, अरसत, अनंत और रुद्री के साथ खड़ी थी। मिहिर, नैना और राज के हाथ में पानी से भरा टब था जिससे वो उन चारों को भिगाने जा रहे थे। मिहिर ने उन दोनों को इशारा किया और उन दोनों ने भी थम्स अप का इशारा कर दिया। उन तीनों अपना अपना टब उन चारों के ऊपर उड़ेल दिया। इसी बीच किसी ने रूही को अपने करीब खींच लिया। रूही हड़बड़ाकर किसी कटी पतंग की तरह मजबूत बाहों के बीच जाकर फंस गई। उसने हैरानी से अपना सिर उठाकर देखा। उसकी हेजल आंखें आतिश की सुनहरी आंखों से जा मिली। फिर उसने आतिश पर गौर किया। उसने वही वाइट कुर्ता पायजामा पहना हुआ था जो रूही रख कर आई थी। रूही की हैरान आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी हंसने की आवाज से उसने अपनी नजरें उससे हटाकर पीछे देखा जहां अरसत, रुद्री और अनंत भीग चुके थे। वो सब चौंके हुए थे। उन्हें देखकर रूही के चेहरे पर पहले एक मुस्कुराहट आई, फिर वो मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। अरसत, रुद्री और अनंत ने उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहने को हुए, तभी उनकी नज़र आतिश पर पड़ी। मिहिर, नैना, राज के हाथ से टब छूट गया। सभी के चेहरे के भाव एकदम शांत हो गए। कुछ आंखें तो हैरानी से आतिश को देख रही थी। वही अरसत आतिश को देख मुस्कुरा दिया। उसका तो आतिश से दोहरा रिश्ता था। वो उसका कजन भी था और उसकी बहन का भाई भी। हालांकि कजन वाला रिश्ता तो बहुत दूर का था, लेकिन दूसरा रिश्ता काफ़ी नज़दीक था। अरसत ने अपने गीले बाल पीछे करते हुए आतिश के पैरों को छूते हुए कहा, हैप्पी होली जीजू। रूही के साथ सब उसे अरसत को देखने लगे। रुद्री ने धीरे से कहा, चालाक कहीं का भाई को अपनी तरफ करना चाहता है। वही रूही उन दोनों के नज़दीक खड़ी कभी अरसत को तो कभी आतिश को देख रही थी। अरसत ने खड़े होकर आतिश से कहा, डैड ने कहा था आपसे जब भी मिलूं तो आपके पैर जरूर छू लूं। आतिश ने अरसत को देखकर उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अपने डैड की सारी बात मत माना करो। आतिश की बात सुनकर अरसत ने रूही को देखा। रूही भी उसे देख रही थी। आतिश अपने फ़ोन के बजती रिंग की वजह से उनसे थोड़ा दूर चला गया। अरसत ने रूही को देखते हुए कहा, जीजू की बातों का क्या मतलब था। रूही ने अपने दोनों कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता, मुझे खुद कभी कभी उनकी बातें और वो दोनों समझ नहीं आते।
इधर दादाजी के पास भी देवा आया। उसने दादाजी के कान में ऐसा कुछ कहा कि उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो रूही की तरफ देखने लगे, फिर उन्होंने आतिश की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कान पर फोन लगा था। दादाजी को उसके चेहरे के कड़े भाव को देखकर समझते वक्त न लगा कि आतिश तक ये खबर उनसे पहले पहुंच चुकी थी। आतिश ने अपना फोन रखकर रूही को देखा जो अरशद के साथ खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर उससे कुछ बात कर रही थी। आतिश रूही के पास आ गया। उसके आने पर रूही और अरशद दोनों खामोश हो गए। अरशद तो वहां से चला गया। वही रूही ने उसे देखते हुए कहा, किसका कॉल था? आप आज भी बिजनेस में उलझे हुए हैं। आतिश ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, हमें कहीं जाना है। रूही ने सवालिया नजरों से आतिश को देखते हुए कहा, जाना है कहाँ? आतिश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलोगी तो पता चला जाएगा। इधर दादाजी ने वीरेंद्र जी और तपिश जी से कहा, होली का फंक्शन यही खत्म करो, हमें कहीं जाना है। वीरेंद्र जी और तपिश जी एक दूसरे को देखने लगे। जयपुर एयरपोर्ट पर एक जेट उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। वहां चांदनी जी बैठी हुई थी, उनके साथ दीवान साहब भी थे। तभी वहां एक कार भी आकर रुकी जिसमें से आतिश और रूही बाहर आए। रूही ने आतिश को देखते हुए कहा, आतिश आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? कहते कहते रूही की नज़र सामने चांदनी जी पर गई। उन्हें देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो आतिश को छोड़ चांदनी जी के पास आ गई और जाकर उनके गले लग गई। चांदनी जी ने भी मुस्कुराकर रूही को गले लगा लिया। रूही ने उनसे कहा, हैप्पी होली ममा। चांदनी जी ने मुस्कुराकर कहा, हैप्पी होली कृष्णा। रूही ने उनसे अलग होते हुए जल्दी से कहा, ममा आप कहीं जा रही है? रूही की बात सुनकर चांदनी जी की मुस्कुराहट कुछ पल फीकी हुई। उन्होंने रूही से कहा, तुमने कुछ खाया? रूही ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बहुत कुछ, आतिश ने भी खिला दिया था। और आप ये बताएं ना हम कहाँ जा रहे हैं? चांदनी जी कुछ कहती उससे पहले आतिश ने वहां आकर कहा, बनारस। रूही ने हैरानी से आतिश को देखा और कुछ धीमी आवाज में कहा, बनारस लेकिन क्यों? आतिश बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और जेट की तरफ ले जाने लगा। रूही अभी भी उलझन में थी। उनके पीछे चांदनी जी और दीवान साहब भी जेट में बढ़ गए। इधर दादाजी भी बनारस के लिए निकल चुके थे। उनके साथ अरशद भी गया था। बनारस एयरपोर्ट से आतिश की सारी कार रूही के कॉटेज की तरफ जा रही थी जहां अब फिलहाल रतन जी ठहरे हुए थे। रूही अभी भी अपने सुबह वाले कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर कलर लगा था। चांदनी रानावत भी इन्हीं में से एक कार में थी। वो अभी किसी के सामने नहीं आने वाली थी, इसलिए अंदर नहीं आई थी। आतिश की कार उस कॉटेज के अंदर पार्किंग में जाकर खड़ी हुई। बाउंसर ने आगे आकर उनकी कार के डोर खोल दिए। रूही और आतिश दोनों ही बाहर आ गए। रूही बाहर आकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। आतिश उसके साथ ही था। रूही को अभी भी कुछ पता नहीं था। वो आराम से आगे बढ़ रही थी। उसने आतिश से कहा, काका यही है क्या? हम उनसे होली मिलने के लिए आए हैं। रूही ने आतिश से कहते हुए अचानक सामने देखा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वहां कुछ लोग सफ़ेद कपड़े पहने खड़े थे। होली का वक्त था तो सफ़ेद कपड़े पहनना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर इत्तेफाक की बात यह थी कि किसी के भी कोई रंग नहीं लगा था। कुछ अनहोनी के डर से रूही के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आतिश को देखा। आतिश आगे बढ़ रहा था। रूही भी उसके साथ बढ़ने लगी, लेकिन अनहोनी के डर से उसके दिल की धड़कन तेज थी। कुछ कदम चलकर उसने देखा कि वहां बहुत से लोग थे। रूही अब तेज कदमों के साथ अंदर चली गई। वो हाल में पहुंची तो उसके कदम अपने आप ही धीमे हो गए। उसकी नज़र सामने गई जहां सफ़ेद कपड़ों से ढकी एक लाश थी जिनका चेहरा देखकर रूही के आंखों से आंसू की बूंद बहकर नीचे जमीन पर गिर गई। वो रतन पुरोहित थे जो अब इस दुनिया से जा चुके थे। उनसे कुछ दूरी पर विक्रम खड़े थे जिनकी आंखें आंसू से भरी थी। उन्होंने रूही को देखा तो वो अपने आंसू को रोक नहीं पाए। रूही रतन जी के पास तेज कदमों से आई। वो उनके पास बैठते हुए बोली, ये सब क्या है काका? उसके रतन जी को मानो आवाज दी थी। फिर उसने विक्रांत जी की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या अंकल? काका को यहाँ क्यों लेटाया है? क्या हुआ उन्हें? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? विक्रांत ने अपना चेहरा झुकाकर धीमी आवाज में कहा, वो बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहते थे, मगर शायद ये उनके नसीब में नहीं था। रूही ने आंसुओं से धुंधली आंखों से रतन जी को देखा। वो उनकी बातों का मतलब समझ रही थी। उसने न में सिर हिलाते हुए कहा, काका ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। मैं आ गई, देखिए मुझसे बात तो कीजिए काका, आप अपनी गुड़िया से कुछ नहीं कहेंगे? रूही ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें उठाने लगी। आतिश भी अंदर आ गया। रानावत फैमिली भी वहां आ चुकी थी। उनके साथ अरशद भी था। वो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया और रूही को देखकर वो तड़प गया। वो उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा मगर आतिश को देख रुक गया। आतिश रूही के पास बैठते हुए उसका हाथ रतन जी के हाथ से छुड़वाया। रूही ने आतिश को देखकर नम आंखों से कहा, आतिश काका मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मुझे बिना कुछ बताए कैसे जा सकते हैं? वो मेरा इंतजार कर रहे थे लेकिन मैं उनके पास नहीं थी। क्या वो मुझसे नाराज थे? आतिश ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, नहीं वो तुमसे नाराज नहीं हो सकते हम। रूही ने आतिश की बात सुनकर आंसुओं के साथ रोते हुए कहा, तो वो मुझे मिले बगैर कहे कैसे जा सकते हैं? रूही ने आतिश के कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब उसका रोना तेज हो गया। तब आतिश ने उसे बाहों में भर लिया। उसने विक्रांत जी की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और रतन जी को उठाने को कहा तो तपिश जी करण के साथ अविनाश और युग आगे आ गए।
अरशद रूही के करीब बढ़ गया, उसकी आंखें खुद नम थी। वो जानता था कि रतन पुरोहित रूही के कुछ बहुत करीबी लोगों में से एक थे। वो रूही के लिए बहुत अजीज थे, लेकिन ये तो सुनने सुनाने वाली बात थी। असल में तो रूही के लिए वो उसके बाप की तरह थे। उसके नाना के जाने के बाद वो इकलौते शख्स ही तो थे जो उसके परिवार में बचे थे। चूंकि उस वक्त रूही आतिश और चांदनी के बारे में जानती नहीं थी, इसलिए अभी तो उसके पास गिर भी 2 लोग मौजूद थे, लेकिन कुछ वक्त पहले तक तो रतन जी के अलावा उसका कोई नहीं था, और अचानक उनका जाना ये रूही के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अरशद वहां आया तो आतिश, जिसका एक हाथ रूही के बालों पर और दूसरा उसकी पीठ पर रखा था, उसने अरशद से सर्द आवाज में कहा, इसे संभालो। अरशद उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर नीचे बैठ गया। उसने रूही को बुलाते हुए कहा, रूही। मगर रूही तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। इस वक्त उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था कि वो उनके आखिरी वक्त पर उनके पास मौजूद क्यों नहीं थी। वो आतिश को कसकर पकड़ कर बैठी थी। उसके आंसू आतिश के कुर्ते को भीगा चुके थे, जो आतिश के सीने में गर्म लोहे की तरह लगते हुए महसूस हो रहे थे। रूही के रोने की तेज आवाज उस कॉटेज में गूंज रही थी। उसे रोते देख सभी की आंखों में आंसू थे। वैसे भी रूही के अलावा उनके लिए रोने वाला कोई नहीं था। आतिश ने उसे खुद से अलग किया था। रूही का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उसका चेहरा लाल था। आतिश का जाना भी जरूरी था, क्योंकि रतन जी की चिता को आग देने वाला वही आखिरी शख्स था। रूही की ऐसी हालत नहीं थी कि वो शायद खड़ी भी हो पाए। उसने रूही के चेहरे को देखा तो उसके जबड़े भींच गए। सुबह तक उसने उसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट ही देखी थी, तो कभी खिलखिलाती हुई हंसी, लेकिन अब वो हंसी मुस्कुराहट सब कुछ मातम में बदल गया था। आतिश ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए खामोशी से उसके माथे पर होठ रखे और फिर उसके सिर सहलाते हुए वो बिना एक पल गवाए उठ गया। उसके जाते ही विभाजी और रुद्री, अनंत और मिहिर रूही की तरफ बढ़ गए। रूही अरशद के सीने पर सिर रख कर बैठी थी और अरशद से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने रूही की इतना लाचार होते हुए कभी नहीं देखा था। वो हमेशा उसे हंसती मुस्कुराती हुई मिली थी, ऐसी हालत में वो कभी उसके सामने आई ही नहीं थी। मुझे अपनी रूह के बारे में सब पता होता है। रूह। बनारस। रूही के आसपास सभी मौजूद थे। बहुत से लोग तो शमशान घाट की तरफ गए हुए थे। रूही एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी। उसके आंसू अब सूख चुके थे। उसके पास ही अरशद बैठा था, जिसने उसे कंधे से पकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ शमशान घाट पर रतन जी लड़कियों से बनी सेज पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे को अब ढक दिया गया था। उनके ठीक सामने आतिश खड़ा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी मसाल से उसमें आग लगा दी, फिर उस लकड़ी को भी उसी आग के हवाले करते हुए एक कदम पीछे हट गया। उसकी नज़र अभी भी सामने जलती आग पर थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इसी वक्त यहाँ समरजय और दादाजी भी आ गए थे। समरजय को रतन जी के बारे में पता था। अचानक उनकी मौत की खबर जब उन्होंने अरशद के मुंह से सुनी तो वो चौंक गए। वो फौरन ही प्रयाग से बनारस आ गए। उनके साथ दादाजी भी चले आए। उन दोनों ने आतिश को आग देते हुए देखा था। वो दोनों वहां से कुछ दूर पर ही खड़े हो गए थे। अभय दादाजी ने कुछ पल के लिए अपनी नज़रें घुमाई, तभी उनकी नज़र उन पर घूमी। समरजय उन्हें कुछ जाने पहचाने लगे। वो उन्हें गौर से देखने लगे और जैसे ही उनका चेहरा उनके जहन में उतरा तो उनकी आंखें हैरान से बड़ी हो गई। वो उन्हें इस वक्त यहाँ देखकर चौंक गए। समरजय को वो जानते थे कि समरजय ही रूही का बाप था, लेकिन वो यहाँ क्यों आया था और उसे रतन जी के बारे में कैसे पता चला। दादाजी समरजय को देखते हुए अपनी सोच में डूब गए। इधर आतिश वहां से जाने के लिए मुड़ा तो उसकी नज़र भी समरजय पर गई। उनके हाथ में और सर पर अभी भी पट्टी बंधी थी, हालांकि उनकी हालत पहले से बेहतर नजर आ रही थी। आतिश की नज़र जैसे ही उन पर गई तभी समरजय और महेंद्र दादाजी ने भी आतिश को देखा। आतिश ने भी उसी पल उनसे अपनी नज़रें हटा ली, बिल्कुल इस तरह जैसे वो उन्हें जानता हो। उसके चेहरे के भाव इस बीच एक पल के लिए भी बदले नहीं थे। वो वहां से आगे बढ़ गया। समरजय मायूस हो गए तो दादाजी परेशान हो गए। आतिश का उन्हें देखना और देखकर नजरें फेरना और उस फेरती नज़र पर समरजय और दादाजी के चेहरे पर उमड़ते भाव पर किसी ने गौर नहीं किया था, खुद दादाजी ने भी नहीं। इन सब की नज़रों से दूर थी चांदनी रानावत, जो कि जलती हुई चिता को देख रही थी। उनके साथ दीवान साहब खड़े थे। दीवान साहब ने चांदनी जी से कहा, रतन पुरोहित एक बहुत अच्छे इंसान थे। रूही के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बस एक गलती की थी, अपने भाई को बचाकर, और आज वो एक गलती उनका गिल्ट बनकर उनकी जान लेकर चली गई। चांदनी जी ने दीवान साहब की बात सुनकर कहा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उस वक्त उनकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। खून के रिश्ते कभी नहीं टूट सकते दीवान साहब, कभी न कभी इंसान पिघल ही जाता है। कृष्णा से वो वाकई बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो भी उनका सगा भाई था। अपने भाई के आंसू कोई नहीं देख सकता, फिर वो झूठे ही क्यों ना हो। उद्धरण चिन्ह। दीवान साहब एक गहरी सांस लेकर सामने देखने लगा। सही तो कहा था उन्होंने, खून के रिश्तों कभी कभी दिल के बने रिश्ते पर भारी पड़ जाते हैं, और इसलिए गलती जानते हुए भी हम दोनों में नाइंसाफी करने के लिए मजबूर हो जाते। लेकिन अगर इंसान अच्छा हो तो ये मजबूरी उसके गले का फंदा बनकर जिंदगी भर उस गले में फंसी रहती है, और आखिर में उसका वही होता है जो रतन पुरोहित का क्या हुआ। उनके पास 4 महीने थे, लेकिन इस मजबूरी ने उन्हें 4 महीनों तक जीने नहीं दिया। धीरे धीरे सभी शमशान घाट से वापस आ गए। चांदनी जी और दीवान साहब वही रहे। वो रात को कॉटेज जाने वाले थे। समरजय और दादाजी कॉटेज नहीं गए थे। रूही पहले ही परेशान होगी और वो अपना चेहरा दिखाकर मजीद उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रूही उन्हें देखकर खुश नहीं होगी, ये तो वो दोनों ही जानते थे। इसलिए फिलहाल के लिए उन्हें यही ठीक लगा कि वो कहीं और रुक जाए।
रानावत फैमिली भी कॉटेज से चली गई क्योंकि उनका यहाँ रुकना आतिश को पसंद नहीं आता। अरशद भी काफ़ी वक्त तक रुका हुआ था और रूही के पास ही था, मगर फिर आतिश के आते ही वो भी चला गया। हालांकि रुकना तो वो चाहता था, मगर समरजय ने उसे वापस बुला लिया था। अब कॉटेज में कोई नहीं था सिवाय रूही और आतिश के। अपने कमरे के बेड से टिक कर बैठी रूही अपने हाथों की तरफ देख रही थी। वो अपनी लकीरों को देख रही थी, शायद ये जानने के लिए कि क्या इनमें किसी का साथ नहीं लिखा। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सुबह तक खुश थी लेकिन अब सारी खुशी धूल चुकी थी। तभी कमरे आतिश आया। रूही ने अपनी नज़रें उठाकर देखा, उनमें कुछ नमी जरूर थी। उसके कपड़े अभी भी रंगे हुए थे क्योंकि उसने कपड़े बदले ही नहीं थे। आतिश ने रूही को खड़ा करते हुए उसके बाजू को सहलाते हुए कहा, कपड़े चेंज कर लो। रूही ने बिना कुछ कहे खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया। आतिश ने क्लोजेट से उसके कपड़े निकालकर उसे दे दिए। रूही उन्हें लेकर बाथरूम में चली गई। आतिश बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। रूही कुछ देर में आई, उसके बाल गीले थे। आतिश उसके पास आकर बोला, तुम्हारे बाल गीले हैं। आतिश की बात सुनकर रूही को ख्याल आया कि उसने अपने बाल नहीं सुखाए। वो बोली, मैं इन्हें अभी। वो एक टॉवल उठाकर मुड़ी कि आतिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उस बेड पर बैठाया और फिर खुद उसके बराबर में बैठकर उसके हाथ से टॉवल लेकर उसके गीले बाल सुखाने लगा। दोनों ही खामोश थे। रूही का चेहरा मुरझाया हुआ सा नजर आ रहा था। आतिश ने उसके गीले बाल सुखाए, फिर टॉवल को टेबल पर रख दिया। इस बीच रूही ने आतिश के सीने से अपना सिर टिकाया हुआ था। आतिश ने उससे कहा, तुम्हें भूख लगी होगी। रूही ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। और इतना कहते हुए उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया और आंखें बंद कर ली। रोने की वजह से उसकी आवाज़ कुछ बैठ गई थी। उसके गले में इंजरी भी हुई थी जो अभी ज़्यादा रोने से चीखने चिल्लाने से दुख जाती थी। आतिश ने फिलहाल उसकी बात को तवज्जो दी और उसे कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथों से समेट लिया। रात का वक्त। एक कमरे में रूही चांदनी रानावत के गोद में अपना सिर रख कर सोई हुई थी। कॉटेज में इस वक्त बाहर का एक भी शख्स मौजूद नहीं था। आतिश, चांदनी जी और रूही के अलावा वहाँ कोई नहीं था। हाँ, दीवान साहब थे, वो भी इनमें से एक कमरे में रुके हुए थे। सबके जाने के बाद चांदनी जी कॉटेज में आ चुकी थी और जब से वो आई थी तब से रूही के साथ थी। रूही को आतिश के बाद चांदनी जी ने ही संभाला था और वो अब संभल भी चुकी थी। रूही अभी गहरी नींद में सो रही थी। उसके कपड़े बदले हुए थे। चांदनी जी का हाथ उसके बालों को सहला रहा था। चांदनी जी ने जब देखा कि रूही गहरी नींद में जा चुकी है तो वो उसका सिर पिलो पर रखते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर करके बालकनी में आ गई जहां आतिश खड़ा था। उसने अभी भी वही सफ़ेद पठानी कुर्ता पहना हुआ था जो रूही ने उसके लिए निकाल कर रखा था। उसके होठों के बीच सिगरेट दबी थी जिसके कस वो लिए जा रहा था। उसके एक हाथ में उसकी सिगरेट थी तो दूसरा हाथ पीछे की तरफ कमर से सटा हुआ था और उसकी मुट्ठी भी बंद थी। उसकी नज़रें सामने की तरफ थी। चांदनी जी उसके पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने आतिश को देखते हुए कहा, रतन को हार्ट अटैक आया था। चांदनी जी की बात सुनकर आतिश ने सिगरेट के धुएं को उड़ाते हुए सामने नज़र रखते हुआ उनसे कहा, ब्लड पंप नहीं कर रहा था इसलिए कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। आतिश की बात सुनकर चांदनी जी ने भी अपनी नज़रें सामने करते हुए कहा, एक पछतावा जान भी ले सकता है। ये आज देखा मैंने, अपने भाई को बचाने की बहुत बड़ी सजा मिली है रतन को। चांदनी ने आतिश की तरफ देखा जैसे मानो उसकी राय जाननी चाहिए हो तो आतिश ने सामने देखते हुए कहा, 4 महीनों के अंदर वैसे ही मरने वाले थे तो आज मर गए, नोट अ बिग डील। अपने लापरवाह अंदाज में कहते हुए आतिश ने सिगरेट को अपने होठों के बीच रख लिया। आतिश की बात सुनकर चांदनी जी को कोई झटका नहीं लगा। वो उसकी ऐसी बातों से और उसके इस अंदाज से वाकिफ थी। आतिश को वैसे भी रतन पुरोहित कुछ खास पसंद नहीं थे क्योंकि अगर वो अपने भाई के लिए एक बार धोखा दे सकते थे तो दोबारा भी दे सकते थे, ऐसा आतिश को लगता था क्योंकि उसके हिसाब से धोखे की कोई उम्र नहीं होती। वो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी उम्र में दिया जा सकता है। आतिश की सोच का कुछ हिस्सा सही था लेकिन कुछ हिस्सा बिल्कुल गलत, मगर ये गलत भी आतिश के लिए सही ही था। आतिश को सबसे ज्यादा नफरत धोखे से थी। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं था, फिर चाहे वो देने वाला इंसान कितना ही मासूम हो या उसके किसी भी मजबूरी में धोखा दिया हो। आतिश किसी की मजबूरी को नहीं देखता था। उसे किसी की मजबूरी से कोई मतलब नहीं था। धोखे की कीमत उसकी दुनिया में लोगों को उनकी मौत के नज़दीक लेकर जाती थी। वो ऐसे लोगों को अपनी नज़रों से उतारने में वक्त नहीं लगाता था और जो हालत करता था कि उस शख्स को धोखे के नाम से भी डर लगने लगता था। हालांकि रतन जी एक अच्छे शख्स थे, उन्होंने जो भी किया था रूही के लिए ही किया था, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें इस कदर पछतावे में डाल दिया था कि आज उनका पछतावा उनकी जान तक ले चुका था। उनके मरने के बाद भी आतिश को उन पर न तो कोई तरस आया और न ही उसने उन्हें उनकी उस गलती के लिए माफ़ किया था। चांदनी जी ने आतिश की बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर अपने मन में कहा, आई एम सॉरी आतिश, मैंने ही तुम्हें इतना पत्थर दिल बनाया कि अब तुम्हारे अंदर से सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। काश कि मैं तुम्हें लोगों की वैल्यू करना भी सिखा पाती। फिर उन्होंने आतिश से कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ अति, वो कृष्णा के लिए बहुत खास था और गलत नहीं था। आतिश ने उनकी तरफ घूमकर उन्हें देखते हुए कहा, पुरानी से पुरानी चोट अक्सर बड़े जख्म बनकर उभरती है। CS डॉक्टर है, आप इतना तो जानती है। आतिश वापस सामने देखने लगा, फिर बोला, और अब क्या फ़र्क पड़ता कि वो सही था या गलत। चांदनी जी ने उसकी बात सुनकर खामोशी से हाँ में सिर हिलाकर कहा, धोखे के पीछे की नीयत को देखकर फैसले लेना सीखो आतिश।
क्योंकि धोखे देना वाला हर शख्स गलत नहीं होता। खैर, जो सोचना है सोचो, मगर तुम्हारी सोच और तुम्हारे काम का असर कृष्णा पर नहीं होना चाहिए। आतिश ने उनकी बात सुनकर सामने देखते हुए कहा, मेरी बीबी है, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चांदनी जी ने आतिश को घूरते हुए कहा, वो तुम्हारी बीबी मेरी वजह है। चांदनी जी की बात सुनकर आतिश ने उन्हें अपनी एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहा, रियली? चांदनी जी बस उसे देखती रह गई। बेशक वो यही चाहती थी कि रूही और आतिश की शादी हो, मगर शादी तो आतिश की वजह से हुई थी। अगर आतिश न चाहता तो ये शादी कभी नहीं होती। चांदनी ने आतिश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब तो भी सो जाओ और कृष्णा का ध्यान रखो। चांदनी जी वहां से चली गई। आतिश भी अपनी सिगरेट को अपने पैरों के नीचे कुचलकर अंदर बढ़ गया। अंदर रूही ब्लैंकेट में लिपटी सो रही थी। अगली सुबह रूही आतिश के बाहों में जकड़ी सो रही थी। उसके कमर के पास आतिश का हाथ रखा था। सुबह के 7 बज रहे थे। रूही की आंखें अब खुलने लगी थी। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने आतिश का चेहरा आ गया। रूही को आज अपना सिर कुछ भारी भारी लग रहा था और उसकी आंखें भी कुछ सूजी हुई थी। रूही उठने लगी तभी आतिश ने उसे कसकर समेटते हुए कहा, सो जाओ। रूही ने आतिश की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। वो एक पल के लिए इस कमरे को देखकर थोड़ा हैरान हुई। ये उसी का कमरा हुआ करता था। इस कमरे से रूही को कल की सारी बातें याद आने लगी। रतन जी के बारे में सोचकर रूही चेहरा फिर उतर गया। वो बिना हिले डुले चुपचाप लेटी रही। उसके आंखों के सामने रतन जी के साथ बीते हुए पल किसी रील की तरह चल रहे थे। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा आतिश के सीने में छुपा लिया था। रतन जी का बिना कुछ कहे चले जाना रूही के दिल को वाकई दुखा गया था। चूंकि आतिश और चांदनी जी के होते हुए वो अकेला महसूस नहीं कर रही थी। इधर रूही के कुछ न कहने पर आतिश ने अपनी आंखें खोल दी। उसने रूही को देखा जो उसके कुर्ते को अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी में भरे उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए लेटी हुई थी। वो थकी हुई थी शायद। रूही ने अचानक अपना चेहरा उसके सीने से निकालकर आतिश को देखा। आतिश उसकी हेजल आंखों में देखने लगा। फिर उसने उसकी माथे पर ठहरी सिलवटों पर गौर किया। आज से पहले, खासकर जब से रूही उसके साथ थी, आतिश ने उसके माथे पर कभी ऐसी सिलवटें नहीं आने दी थी। उसने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, सिर दर्द है? रूही ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, आपको कैसे पता? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर आतिश तक आसानी से पहुंच रही थी। आतिश खामोशी से उठ गया। उसने बेड के पास एक ड्रॉर से ट्यूब निकाला और उसे रूही के माथे पर लगाने लगा। उसकी नज़र रूही पर थी। आतिश की खामोशी पर रूही ने उससे कहा, आपने जवाब नहीं दिया। उसके पूछने पर आतिश ने उसकी कुछ सूजी हुई सी आंखों पर गौर किया जो उसे ही देख रही थी। आतिश उन आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे अपनी रूह के बारे में सब पता होता है। रूह? आखिर में उसने उसका नाम लिया था। रूही उसकी बातों में उलझकर उसे देखने लगी। बेशक ठीक से वो उसकी बातों को नहीं समझी थी। न जाने वो किस गहराई से कहता था कि रूही कुछ न समझते हुए भी उसकी बातों को सोचने पर मजबूर हो जाती थी। जितनी सीधी उसकी बातें थी उतना ही मुश्किल उनके अंदर के मतलब को ढूंढना था। आतिश को देखते हुए रूही की पलकें भारी हो गई। वो उन्हें धीरे धीरे झपकाने लगी और कुछ ही देर में वो दोबारा सो चुकी थी। आतिश कुछ देर तक उसके सिर को सहलाता रहा। फिर वो उसकी नब्ज और टेम्परेचर चेक करने लगा। नब्ज भी ठीक थी और उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल था। वो ठीक थी। उसे चेक करने के बाद आतिश उठकर बालकनी में आ गया। वो अपना कुर्ता उतारकर वहीं पुशअप्स करने लगा। तकरीबन सुबह के 10 बजे रूही की आंख खुली। वो भी तब जब चांदनी जी उसे उठाने आए। रूही उठकर वॉशरूम की तरफ गई। करीब आधे घंटे बाद वापस आई। उसने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। रूही जब कमरे में आई तो चांदनी जी वहीं मौजूद थी। वो रूही को देखकर मुस्कुरा दी। रूही उनके पास आकर बोली, सॉरी मम्मा, मैं दोबारा सो गई थी। चांदनी जी ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी क्या जरूरत है जल्दी उठने की, तुम अभी छोटी बच्ची हो, इतना स्ट्रेस मत लियो करो, अभी स्ट्रेस लेने के लिए आतिश है न। रूही उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट देखकर ही चांदनी जी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उन्होंने रूही से कहा, चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। रूही ने उनकी बात सुनकर न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मा, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, भूख नहीं लगी है, आप खा लीजिए। रूही की नका उन्हें पहले ही अंदाजा था। चांदनी जी ने उसे समझाते हुए कहा, कृष्णा, रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था, अब भी नहीं खाओगी तो सिर में दर्द होगा। भूख देखो, आतिश ने भी कुछ नहीं खाया है और मैंने भी, हमारे साथ थोड़ा बहुत खा लेना, चलो अब उठो। रूही को अब जाकर आतिश का ध्यान आया था। उसे इल्म हुआ कि उसने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। कल उसने तो बहुत कुछ खा लिया था। आतिश ने ही उसे जबरदस्ती खिलाया था, लेकिन आतिश ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था। कल भी उसका इस बात पर ध्यान नहीं गया था। रूही ने चांदनी जी को देखकर हाँ में सिर हिलाया, फिर उनके साथ ही नीचे आ गई। आतिश वहां सोफे पर बैठा था। उसने एक शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसके शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी। उसके हाथ में टैब था। उसकी सुनहरी नजरें टैब पर टिकी थी। चांदनी जी ने रूही से कहा, तुम आतिश को बुला लो, मैं किचन में जाकर देखती हूँ। चांदनी जी वहां से चली गई। रूही उनके जाने के बाद आतिश के पास आ गई। उसने आतिश से कहा, इतिश। अपना ये नाम सुनते ही आतिश को आवाज पहचानने की भी जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया में बचपन से इतिश नाम से उसे सिर्फ एक ही शख्स बुलाता था, खुद उसकी बीबी।
आतिश ने बिना किसी आवाज के उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जाहिर है एक सवाल था कि उसने उसे क्यों बुलाया। रूही ने आतिश से कहा, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? मम्मा बुला रही है, चलिए। रूही ने अपना हाथ आगे किया। आतिश ने अपना टैब टेबल पर रखते हुए अपना पैर दूसरे पैर से हटाया और उठते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। रूही का छोटा सा हाथ आतिश के हथेली में समा गया और वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। आतिश बीच में मौजूद चेयर पर बैठा था और आतिश एक तरफ रूही और दूसरी तरफ चांदनी जी बैठी थी। रूही को तो वाकई ज्यादा भूख नहीं लगी थी, कुछ उसके मन की वजह से तो कुछ उसका पेट भी भरा हुआ था, मगर वो उनका साथ देने ले लिए बैठी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो नहीं खाएगी तो दोनों में से कोई भी नहीं खाएगा। रूही अपनी प्लेट में अपना चम्मच घुमा रही थी, जिसे चांदनी जी ने देख लिया था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में आतिश ने अपनी प्लेट को पीछे किया और रूही के हाथ से उसकी स्पून ले ली। उसने उसकी प्लेट को बीच में रखा, फिर रूही की चेयर के हैंडल को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए थोड़ा सा पोहा स्पून में लेते हुए कहा, मुंह खोलो। रूही ने तो आतिश को हैरानी से देखा। उसने बिना कुछ कहे अचानक ही उससे उसकी स्पून ले ली। आतिश की बात सुनकर रूही ने उससे फौरन कहा, मैं खुद खा लूंगी। रूही की बात सुनकर आतिश ने उसे देखते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो अब तक ये प्लेट खाली हो चुकी होती। अब तुम सिर्फ अपना मुंह खोलो। आतिश की नज़र बहुत वक्त से उसके ऊपर ही थी। अक्सर वो अपने आसपास की चीज़ों पर अपने साथ ही नज़र रखता था, इसलिए रूही को भी वो कब से देख रहा था। आखिर में उसने बिना कुछ कहे ही उसकी प्लेट उसके नज़दीक से हटा ली। रूही ने आतिश की बात सुनकर अपना मुंह खोल दिया। आतिश ने उसे अब खुद ही खिलाने लगा। वो हमेशा की तरह आधी चम्मच पोहा लेते हुए रूही को खिला रहा था। चांदनी जी ये देखकर मुस्कुराकर अपने खाने पर ध्यान देने लगी। उन सभी का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ था कि तभी रतन पुरोहित का पुराना वकील दीवान साहब के साथ वहां आया। चांदनी जी के साथ आतिश डाइनिंग एरिया से हाल की तरफ आया, उनके पीछे ही रूही वहां आई। चांदनी जी ने वकील की तरफ देखते हुए दीवान साहब से कहा, दीवान साहब ये कौन है? दीवान ने चांदनी जी से कहा, ये रतन पुरोहित के वकील हैं, उनके वसीयत के बारे में बात करने आए हैं। वकील साहब ने उन सब की तरफ देखते हुए आखिर में आतिश को देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसके सामने करते हुए कहा, रतन साहब चाहते थे कि उनके मरने के बाद मैं ये वसीयत आपको दे दूं। आतिश ने उस वकील की बात सुनकर उनके हाथ से वो फाइल ले ली। चांदनी जी ने उस वकील से कहा, उनकी वसीयत में ऐसा क्या है जो वो उसे आतिश को देना चाहते थे? वकील साहब चांदनी को देखकर उसे पहचाने नहीं थे, क्योंकि वो पहले से बहुत बदली हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उनके साथ थी तो जरूर उनकी कोई रिलेटिव होंगी, ऐसा उस वकील ने सोचा। इसलिए वो रिस्पेक्ट के साथ उनसे बोला, दरअसल रतन साहब ने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी रूही मैडम और AR की बच्चे के नाम पर कर दिया है और उन्होंने इसका नॉमिनी आपको चुना है, AR। उस वकील ने आखिर में चांदनी जी से नजरें हटाकर आतिश को देखते हुए कहा, ये उन्होंने बाद में चेंजेस कराए थे और मुझसे कहा था कि जब उनके मरने की खबर मुझ तक पहुंचे तब मैं ये फाइल आपको दे दूं। आतिश ने उस वकील की बात सुनकर उस फाइल को बंद करते हुए दीवान साहब को देखा। दीवान साहब ने अपना सिर हिला दिया और वो उस वकील को लेकर वहां से चले गए। चांदनी और आतिश की बहस स्पेशल डिश। बनारस। 4 दिन बाद राणावत फैमिली राजस्थान से वापस जा चुकी थी। समर जय भी दादाजी के साथ वापस प्रयाग जा चुके थे। समर जय रूही से मिलना चाहते थे, मगर आतिश के होते ये मुमकिन न हो पाया, इसलिए समर जय को रूही से बिना मिले ही जाना पड़ा। शैली जी प्रयाग से नहीं आई थी क्योंकि समर जय के बाद वो सब संभाल रही थी। अरसद उन सभी के जाने के बाद एक दिन और बनारस में रुका, लेकिन कॉलेज शुरू हो चुके थे, इसलिए रूही ने उसे जाने को कह दिया। अरसद ने भी ज्यादा रुकने की आजमाइश नहीं की, क्योंकि आतिश भी यही मौजूद था, इसलिए वो तीसरे दिन राजस्थान लौट गया था। रतन जी की मौत को 4 दिन गुजर चुके थे। इन 4 दिनों में चांदनी जी ने रूही का बहुत ध्यान रखा था। वो भले ही उन्हें भूली ना हो, लेकिन अपने दुख से उभर गई थी। आज 4 दिन बाद आतिश कॉटेज से बाहर गया हुआ था, वरना बीते 4 दिनों में वो एक पल के लिए भी रूही को छोड़कर बाहर नहीं गया था। आज घर में सिर्फ रूही और चांदनी जी थी। वो दोनों गार्डन के पास बनी एक छत के नीचे बैठी हुई थी। बीच में एक मेज थी और उस मेज के आसपास 3 कुर्सियां थी। चांदनी जी और रूही उन्हीं में से एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। रूही ने चाय का कप अपने मुंह से लगाते हुए कहा, ममा आपके हाथों में तो जादू है, ये कुकीज़ आपने बहुत अच्छी बनाई है, आप मुझे और बना कर दे देना। आतिश तो मुझे खाने भी नहीं देते और न ही बनाने देते हैं। रूही की बात सुनकर चांदनी जी ने खींचते हुए उससे कहा, तुम्हारा पति इस दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान है। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वही घास फूस खाती रहूं। पता नहीं वो कैसे खा लेता है। मैं उससे कितना कहती हूँ कि कभी कभी टेस्टी खाना भी खाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसे तो अपना सूखा सादा खाना ही पसंद है। चांदनी जी की बात सुनकर रूही ने चाय पीकर फौरन ही कहा, हम खुद भी खाते हैं और मुझे भी वही खाने को देते हैं। आपको नहीं पता ममा कैसे खाती हूँ मैं वो सादा बेकार सा खाना। रूही ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। उस खाने के बारे में सोचकर ही रूही का दिमाग ही खराब हो गया था। चांदनी जी ने हैरान होकर रूही को देखते हुए कहा, तो क्या वो तुम्हें जबरदस्ती खिलाता है? रूही ने बेचारी सी शक्ल बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। चांदनी जी को रूही का चेहरा देख आतिश पर गुस्सा आया। उसने कहा, आ जाने दो तुम्हारे पति को, तो मैं सीधा करती हूँ, तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो खाया करो, और अगर वो मना करे तो मेरे पास आ जाना।
चांदनी जी की बात सुनकर रूही ने अपनी चमकती आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, ममा मैं आपके साथ आपके घर चलूं, रितिश मुझे आपके पास लेकर नहीं जाएंगे। चांदनी जी ने उसके गाल को छूते हुए मुस्कुरा कर कहा, वो तुम्हारा ही घर है, तुम वहां कभी भी आ सकती हो, तुम्हें भला कौन रोकेगा। चांदनी जी की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, फिर कहा, अगर काका यहाँ होते तो वो आपको देखकर बहुत खुश होते। चांदनी जी ने रूही की बात सुनकर कहा, रतन मेरे बारे में जानता था। चांदनी जी की बात सुनकर रूही उन्हें देखने लगी। उसने कहा, लेकिन काका ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया, उन्होंने तो कहा था कि आप। रूही ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि शायद इसके आगे वो उन लफ्जों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, न तो आतिश के लिए और न ही चांदनी जी के लिए। उसकी अधूरी बातों को पूरा करते हुए चांदनी जी ने कहा, मर गई हूँ। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी चांदनी जी ने कहा, मैंने ही कहा था अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चलता तो तुम मेरे पास आने की जिद करती और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती थी कृष्णा। मैंने आतिश को भी खुद से दूर कर दिया था, वो जानता था कि मैं जिंदा हूँ और ये भी कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन हम कभी मिलते नहीं थे। रूही ने उनकी बात सुनकर नीचे फ्लो को देखते हुए कहा, ये सब है क्या ममा, आपसे और ममा से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, कौन है जो आप लोगों के पीछे पड़ा है। रूही की बात सुनकर चांदनी जी ने उसे देखते हुए कहा, जो लोग सक्सेस होते हैं उनके दुश्मन खुद ब खुद बन जाते हैं। तुम्हारी सफलता तुम्हें लोगों की नज़रों में लाती है कृष्णा, और हर नज़र अच्छी नहीं होती। वो मुस्कुराकर रूही को देखने लगी। उनकी बात सुनकर रूही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, एक बात आप में और इतिश में कॉमन है, जब भी मैं कोई ऐसा सवाल करती हूँ जिसका जवाब वो मुझे देना नहीं चाहते तो अक्सर ऐसे ही आपकी तरह वो मुझे अपनी बातों में उलझा लेते हैं। मुझे उनकी बात समझ तो नहीं आती, मगर इतना जान जाती हूँ कि वो मुझे कुछ नहीं बताना चाहते। रूही की बात सुनकर चांदनी जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कृष्णा मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम सब कुछ संभाल सकती हो, मगर हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम तुम्हें खो सके। तुम इरा की आखिरी निशानी हो, इसलिए तुम्हें इस सभी बातों से दूर रखते आए हैं। मुझसे भी ज्यादा आतिश को इस बात की फिक्र है कहीं इरा की तरह वो तुम्हें न खो दे, इसलिए ये जानते हुए भी कि तुम सब संभाल सकती हो फिर भी उसने बचपन से तुम्हें इन मामलों से दूर रखा है। रूही ने उन्हें हैरानी से देखा और कहा, बचपन से मतलब। चांदनी जी ने रूही की हैरानी से बड़ी आंखों को देखकर मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारे नाना की डेथ हुई थी उसके बाद से आतिश 12 में से 6 महीने यहाँ बनारस में गुजारता था। उसके बाउंसर हमेशा तुम्हारे आसपास रहते थे, लेकिन आज तक उसने तुम तक ये बात नहीं पहुंचने दी क्योंकि मैंने उससे मना किया था। उस वक्त आतिश हर किसी की नज़र में था और तुम हर किसी की नज़र से दूर थी। किसी को नहीं पता था कि इरा की बेटी कृष्णा ठाकुर जिंदा है। रूही को भी उनकी बात सुनकर ज्यादा झटका नहीं लगा क्योंकि वो भी देख चुकी थी कि आतिश के पर्सनल स्पेस में रूही की बचपन की कितनी ही फोटो लगाई थी। वो कब कहाँ किस रेस्टोरेंट में है, किस होटल में है या किस इवेंट में, हर एक चीज़ की पिक्चर आतिश के पास मौजूद थी। उसके दोस्तों, उसके टीचर के साथ जिनके साथ वो जब भी मौजूद थी, उस हर एक बार की फ़ोटो आतिश के पास थी। इसलिए वो पहले भले ही थोड़ा चौंकी हो मगर उस हद तक हैरान नहीं हुई जिस हद तक वो तब होती जब उसे ये बात पहली बार पता चली होती। अगर किसी को खबर लगी भी तो आतिश ने हर बार सब संभाल लिया था। आतिश को बचपन से ही इरा से बहुत लगाव था। मेरे बाद वो सबसे ज़्यादा इरा को ही पसंद करता था। इरा के जाने का बहुत गहरा असर हुआ था आतिश पर। मैंने आतिश को उस वक्त पहली और आखिरी बार इतना टूटा हुआ देखा था। वो उस वक्त बिल्कुल अकेला था और मुझमें इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इरा के पास जा पाऊँ, इसलिए सब कुछ उसने अकेले ही किया था, इरा का अंतिम संस्कार भी। चांदनी जी ने धीमी आवाज में कहा। वो उस वक्त को जब भी याद करती थी उनके आंखों में गुस्सा, दर्द जैसे कई भाव एक साथ नजर आते थे। रूही बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। ये कुछ चंद बातें उसे चांदनी के अलावा किसी से भी पता नहीं चलती और आतिश से तो उम्मीद बहुत कम थी कि वो कुछ बताता। रूही ने उनकी बातों के बीच में शांत आवाज में कहा, ममा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। रूही की बात सुनकर चांदनी जी ने कहा, हम बहुत। उसने मुझसे भी पहले आतिश को अपनी गोद में लिया था और आतिश नाम इरा ने ही दिया था। मेरी डिलीवरी इरा ने ही की थी क्योंकि उस वक्त हम बाहर जाने के हालत में नहीं थी। फ्लैशबैक, रानावत हवेली। एक कमरे में चांदनी जी बेड पर लेटी दर्द से चीख रही थी। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उनके साथ दाई थी जिन्हें इरा ने ही कुछ दिन पहले बनारस से राजस्थान बुलाया था। वो चांदनी जी के पास बैठी उन्हें संभाल रही थी। खिड़कियां और बालकनी का दरवाजा जो कि बंद था वो बाहर की तेज हवा की वजह से खुलने की आतुर था। इतनी तेज तूफान आया हुआ था कि पूरी जयपुर सिटी तहस नहस हो गई थी। जो जहां था वहां से निकल नहीं पा रहा था। हवेली में भी इस वक्त दादाजी मौजूद नहीं थे और न ही तपिश, विभा और वीरेंद्र जी मौजूद थे। मालिनी जी अपने कमरे में आलोक के साथ थी। बेड के नज़दीक बैठी इरा चांदनी जी का हाथ पकड़े बैठी थी। दाई माँ के हाथ में एक कपड़ा था जिससे वो चांदनी जी के माथे का पसीना साफ कर रही थी। इरा ने सामने रखे फ़ोन में नजर आती एक लड़की को देखते हुए परेशान होकर कहा, बाहर तेज तूफान आया हुआ है, इस हालत में चांद को बाहर लेकर नहीं जा सकती, तुम यहाँ आने की कोशिश करो। सायमा ने इरा को देखते हुए कहा, इरा मैं कोशिश करूं भी तो भी वहां पहुंच नहीं पाऊंगी। चांदनी की हालत बहुत खराब है, जल्द से जल्द डिलीवरी करनी होगी वरना अगर देर हुई तो दोनों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। सायमा की बात सुनकर इरा ने परेशानी भरी आवाज में कहा, सायमा प्लीज कुछ करो, चांद की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं दोनों में किसी को भी नहीं खो सकती।
वो बहुत घबराई हुई थी और चांदनी जी के लिए बेहद परेशान थी। सायमा ने उससे कहा, तुम ये डिलीवरी करोगी? सायमा की बात सुनकर इरा ने हैरान होकर उसे देखा। उसने न में सिर हिलाते हुए कहा, पागल मत बनो, मैं ये नहीं कर सकती, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम मेरी हालत देखो, तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? इरा की बात सुनकर सायमा ने उसे समझाते हुए कहा, और कोई ऑप्शन नहीं है इरा, बाहर के हालात बहुत खराब है, इस वक्त सिर्फ तुम ही चांदनी की मदद कर सकती हो। देखो, जब डॉक्टर नहीं थे तब भी बच्चे होते थे, यही सोच कर दो। और वैसे भी वहाँ दाई माँ है और यहाँ मैं भी कॉल पर हूँ, जैसे जैसे मैं कहती जाऊँ वैसे करो, जल्दी करो इरा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इरा ने एक नज़र दर्द से तड़पती चांदनी जी को देखा। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, गालों पर आंसुओं के निशान थे। इरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। तकरीबन 1 घंटे बाद चांदनी जी एक चीख के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इरा के कांपते हाथों में खून से सना एक नवजात था जो बहुत तेज रो रहा था। दाई माँ ने इरा को एक कपड़ा दिया और कहा, बिटिया इस कपड़े में इस बच्चे को लो। इरा ने हाँ में सिर हिलाया और उसे उस कपड़े में ले लिया। फ़ोन पर सायमा ने मुस्कुराकर कहा, कांग्रेचुलेशन बेटा है। इरा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने बच्चे को कपड़े में लेकर उसे अपने सीने में छुपा लिया। उसे सीने से लगाते हुए इरा को बेहद सुकून मिला था। उस बच्चे का रोना भी बंद हो गया। इरा जो किसी का खून करते हुए भी डगमगाई नहीं थी, आज एक बच्चे को हाथ में लेकर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उसने उसे अपनी गोद में संभाल लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके दोनों आंखों से आंसू बाहर आ गए। तुम दोनों को जिसने रुला दिया वो बच्चा कोई मामूली तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो एक दिन बड़ी ताकत बनेगा, देखना। दाई माँ ने मुस्कुराकर इरा से कहा तो इरा ने उस बच्चे को देखकर मुस्कुराकर कहा, मेरी चांद का बेटा मामूली हो भी नहीं सकता। चांदनी जी बेहोश हो चुकी थी और इरा उसके बच्चे को लिए खड़ी थी। बाहर आया तूफान भी धीरे धीरे थम रहा था। उस बच्चे का सफ़ेद चेहरा लाल पड़ चुका था। इरा की गोद में उसकी आंखें बंद थी। दाई माँ ने इरा से कहा, तो क्या नाम सोचा है इसका? इरा ने मुस्कुराकर उसे बच्चे को देखा और कहा, नाम तो बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन इसका चेहरा देखकर इसे कुछ और कहने का मन कर रहा है। दाई माँ ने न समझी से कहा, क्या? इरा ने उस बच्चे के चेहरे को देखते हुए कहा, आतिश। उन्होंने ये नाम आतिश को देखकर रखा था। बड़ी पारखी नज़र रखती थी वो, क्योंकि आगे चलकर आतिश की पर्सनैलिटी के साथ उसका नाम की ही तरह निकली। वो वाकई आतिश निकला, जिसकी तपिश में आने वाला शख्स झुलसे बिना नहीं रह पाता था। फ्लैशबैक एंड उस गार्डन में चांदनी जी और रूही काफ़ी देर तक एक साथ बैठे रहे। रूही चांदनी जी के पैरों के पास आकर बैठ गई। वो रूही के लंबे बालों में तेल मालिश करने लगी। दूर खड़े दीवान साहब पहली बार चांदनी जी को इतना खुश देख रहे थे। चांदनी जी आतिश से जितना प्यार करती थी उससे भी कहीं ज़्यादा रूही उनके लिए प्यारी थी। जैसे इरा के लिए हमेशा से आतिश रूही से ज़्यादा मायने रखता था। पहले इरा में चांदनी जी और आतिश की जान बसती थी और अब रूही ने वो जगह ले ली थी। रूही उन दोनों के लिए ज़रूरी थी जैसे रूही के लिए वो दोनों ज़रूरी थे। शाम के वक्त चांदनी जी किचन में थी। आज वो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब दोबारा उन्हें उन दोनों के साथ रहने का मौका मिलेगा, इसलिए वो इस टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करना जानती थी। उन्होंने किचन से सारा स्टाफ बाहर निकाल दिया था। इसी बीच आतिश कॉटेज में आया। वो अपने कमरे की तरफ जाने को हुआ कि सीढ़ी पर चढ़ते ही उसकी नज़र किचन के बाहर खड़े स्टाफ पर गई। वो ऊपर न जाकर किचन की तरफ बढ़ गया। उसकी नज़र जब किचन में खाना बनाती चांदनी जी पर गई तो वो अपनी आईब्रो उठाकर देखने लगा। उसके चेहरे पर कुछ हैरानी भी थी। अमूमन उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी थी कि वो हैरानी उसके चेहरे पर न आ पाए। वो उन्हें देख अंदर बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज़ से चांदनी जी ने मुड़कर देखा। आतिश को अपनी तरफ आता देख उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, अरे तुम वही रुक जाओ, आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है जो तुम्हें डाइनिंग टेबल ही मिलेगा, तो अभी यहाँ से जाओ। चांदनी जी की बात सुनकर आतिश ने उन्हें अपनी एक आईब्रो उठाकर देखते हुए कहा, और आपको क्या बनाना आता है? आतिश की आवाज़ में एक तंज था, क्योंकि चांदनी जी को खाना बनाना नहीं आता था। बचपन से ही वो बंदूकों से और गोलियों से खेलती आई थी। किसी को मारना उनके लिए खाना बनाने से ज़्यादा आसान था। उन्होंने कभी किचन की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। शायद आज वो पहली बार किचन का रुख लेकर आई थी। हालांकि सुबह जो उन्होंने कुकीज रूही के लिए बनाए थे वो भी उनके हाथ के नहीं थे। चांदनी जी आतिश के तंज को समझ चुकी थी। वो उसे घूरते हुए पूरे एटीट्यूड से बोली, तुम अपनी माँ को चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं खाना नहीं बना सकती? आतिश ने बिना किसी लाग लपेट कर उन्हें जमीन पर उतारते हुए कहा, नहीं। चांदनी जी जो शायद आतिश से कुछ उम्मीद लगाकर बैठी थी वो उसकी न सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, वो कौन से बेटे होते हैं जो अपनी माँ की तारीफ करते हैं? तुम तो हर वक्त मेरी कमियां गिनाने बैठ जाते हो, पता नहीं क्या खाकर। मैंने तुम्हें पैदा किया था, चांदनी जी ने गुस्से से खींचते हुए कहा। उनकी बात सुनकर आतिश ने बिना किसी भाव के उनसे कहा, ये तो आपको पता होगा सीएस, वो भी उन्हीं का बेटा था, उनसे कम नहीं था। चांदनी ने आतिश को चिढ़ते हुए देखा और कहा, तुम जैसे मेरे साथ अकड़ते हो ना, अति देखना एक तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ इतनी ही अकड़कर बात करेंगे। आई विश तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी इतने ही घमंडी, अड्डू और खड़ूस हो और तुम्हें ऐसे ही परेशान करे। आतिश ने अपना कोट दूसरे हाथ में पकड़कर अपना एक हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर आराम से कहा, मेरे बच्चों की माँ आपकी तरह नहीं है।
आतिश ने साफ साफ उन्हें ताना मारा था क्योंकि वो अपनी माँ की तरह था जो उसकी उम्र के वक्त अपनी पिता के साथ ऐसे ही पेश आती थी। ये अकड़ और गुस्सा उसे चांदनी जी विरासत में मिला था। हालांकि चांदनी जी तो फिर भी ठीक थी मगर आतिश उनसे एक लेवल ऊपर ही था। चांदनी जी किलसकर आतिश को देख रही थी, उन्होंने अपने दांत पीस लिए। ठीक इसी वक्त रूही वहां आ गई। उसने चांदनी की का गुस्से भरा चेहरा देखा, फिर आतिश जो कि बिल्कुल खामोश खड़ा था, उसके चेहरे पर बड़े शांत एक्सप्रेशन थे। रूही उन दोनों के नज़दीक बढ़कर सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? रूही की आवाज़ सुनकर चांदनी जी ने रूही को देखा, फिर आतिश को देखते हुए दांत पीसकर कहा, कृष्णा तुम अपने पति को यहाँ से लेकर जाओ, ये बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। इसके पास तो कोई काम है नहीं। लेकिन चांदनी सूर्यवंशी इतनी फ्री नहीं है। चांदनी जी के गुस्से से भरे तेवर देखकर रूही हैरानी से उन्हें देखने लगी और उनकी पूरी बात सुनकर वो आतिश को देखते हुए कहा, आप क्यों ममा को तंग कर रहे हैं? आतिश ने उसके हाथ में अपना कोट पकड़ाते हुए उसे देखकर शांत और भारी आवाज में कहा, मैं इतना खाली नहीं हूं जो यहाँ आकर इन्हें तंग करूं। आतिश की बात सुन चांदनी की का पारा बढ़ा। वो आतिश से बोली, तुम खुद को समझते क्या हो, भूलो तुम चांदनी सूर्यवंशी के सामने खड़े हो। चांदनी जी आवाज में उनका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। वही आतिश ने चांदनी जी को देखा, उसे तो जैसे उनके गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालते हुए कहा, तो आप भी मत भूलिए कि मैं आतिश रानावत हूँ। रूही उन दोनों को हैरानी से देखे जा रही थी। एक शेर तो दूजा सवा शेर, वो दोनों माँ बेटे कम राइवल ज्यादा नजर आ रहे थे। इससे पहले उन दोनों की तू मैं शुरू होती, रूही उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई और चांदनी जी से प्यार से बोली, ममा क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चांदनी जी ने आतिश को गुस्से भरी नज़र से देखते हुए रूही को देखा, फिर कहा, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना रही हूँ और ये तुम्हारा पति मुझे बनाने नहीं दे रहा है। चांदनी जी की बात सुनकर रूही ने आतिश की तरफ मुड़कर कहा, आपको क्या प्रॉब्लम है ममा, जब कुछ बनाना चाहती है तो उन्हें बनाने दीजिए। आतिश ने अपनी एक आईब्रो उठाकर रूही को देखा और कहा, वो खाना बनाना नहीं बिगाड़ना चाहती है, इट्स बेटर कि वो कुछ न करे। चांदनी जी अपनी बुराई सुनकर बुरी तरह चीड़ गई। उन्होंने कहा, कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम मास्टर शेफ हो, जब मैं बनाऊंगी न तो देखना कैसे खाने के साथ उंगलियों भी खा जाओगे। उन दोनों के बीच खड़ी रूही उन दोनों को ही हैरानी से देख रही थी। वो कभी इधर मुड़ रही थी तो कभी उधर। उसने अपना सिर झटका और चांदनी जी से कहा, हाँ बिल्कुल ममा, आप जो भी बनाएंगी अच्छा ही बनाएंगी, आप आराम से बनाए। फिर वो आतिश की तरफ मुड़ी और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती किचन से ले जाते हुए बोली, और आप चलिए, उन्हें उनका काम करने दीजिए। हलवा राजस्थान लौटना किस रात का वक्त। डाइनिंग टेबल पर आतिश अपनी चेयर पर बैठा था। उसकी कोहनी चेयर के हेड रेस्ट पर थी और उसकी हथेली पर उसका चेहरा टिका था। उसकी नज़र सामान्य टेबल की तरफ थी। उसके पास वाली चेयर पर ही रूही बैठी थी। टेबल पर सामने खाने की कई सारी डिशेज के साथ हलवा भी रखा था जो कि देखने में बड़ा टेस्टी नजर आ रहा था। चांदनी जी ने उसे बहुत अच्छी तरह से उसे सजा रखा था। डाइनिंग टेबल के सामने ही चांदनी जी खड़ी थी जो कि बहुत खुश नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट थी। पहली बार उन्होंने कुछ बनाया था, इस बात की उन्हें काफ़ी एक्साइटमेंट थी। चांदनी जी ने उन दोनों से मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम दोनों को खाना लगाती हूँ। कहकर वो उन दोनों की प्लेट में खाना लगाने लगी। खाना लगाकर वो दूर हटी और बोली, अब इस हलवे से शुरू करो, ये मैंने बनाया है। रूही तो बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही थी मगर आतिश चुपचाप बैठा था। शायद उसे पहले से कुछ अंदाजा था। चांदनी जी ने आतिश को देखा, फिर रूही से कहा, कृष्णा पहले तुम टेस्ट करके बताओ कैसा बना है, क्योंकि कुछ लोग तो बेकार में कमियां निकालने बैठ जाएंगे, इसलिए पहले तुम टेस्ट करके बताओ। चांदनी जी ने आतिश को घूर कर देखा, फिर वापस रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रूही ने चांदनी जी की बात सुनकर तिरछी निगाहों से आतिश को देखा जो बिल्कुल खामोश था। फिर चांदनी जी की तरफ देखते हुए उनकी बात मानकर उसने स्पून उठा ली और हलवा खाने लगी। उसने एक चम्मच भरकर हलवा खाया और उसका टेस्ट जैसे ही रूही के मुंह में घुला तो कुछ वक्त के लिए उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। लेकिन चांदनी जी को देखते हुए उसने उन्हें ज्यादा देर तक चेहरे पर रहने दिया। चांदनी जी और आतिश दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। चांदनी जी ने रूही से एक्साइटेड होकर पूछा, कैसा है? रूही जो उसे निगल रही थी उसने चांदनी जी को देखा और उस हलवे को अपने गले से नीचे उतारते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आतिश ने रूही की बात सुन उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा। उसके चेहरे के भाव उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे और ये बात आतिश उसे एक नज़र देखकर पहचान गया। उसने उस बाउल को उठाया और उसमें रखा आधा हलवा उसने रूही की प्लेट में डालते हुए कहा, हम इतना अच्छा है तो ये सारा खाओ। रूही ने उसे हैरानी से आतिश को देखा और अपनी आंखें उसे दिखाई और टेबल के नीचे उसके पैर पर अपने पैर से मारा, जैसे इसे रोकने के लिए कह रही हो, मगर आतिश ने उसके सारे इशारे देखकर भी अनदेखे कर दिए। रूही ने सामने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ चांदनी जी को देखते हुए कहा, हाँ जरूर, आप भी खाए, बहुत अच्छा बना है। रूही ने अपनी स्पून में हलवा लेते हुए आतिश को जबरदस्ती खिला दिया। आतिश ने उसे खाते हुए रूही को देखा। रूही लंबी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ आतिश को देख रही थी। रूही ने मुस्कुराकर आतिश से कहा, है ना टेस्टी स्वीट सा हलवा? दरअसल वो हलवा बहुत ही मीठा था, इतना मीठा कि मानो शहद भी इसके सामने फीका नजर आएगा।
रूही इसे खाकर उगलना चाहती थी मगर चांदनी जी की खुशी देख वो ऐसा कर नहीं पाए। वो जितने प्यार और उम्मीद से उसे देख रही थी रूही शायद इससे भी मीठा आराम से खा लेती। चांदनी जी ने आतिश को खाते हुए देखकर उससे पूछा, कैसा बना है? आतिश ने चांदनी जी की तरफ देखा और रूही ने आतिश को देखा। उसे ये डर था कि कहीं आतिश सच न बोल न दे, क्योंकि अगर उसने सच बोला तो चांदनी जी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाया ही था कि आतिश की बात सुनकर वो उसे देखने लगी। जैसा बनना चाहिए। इस पर चांदनी जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मतलब परफेक्ट बना है। अड्डू सीधे सीधे तारीफ नहीं कर सकता है, वैसे मैं भी टेस्ट करके देखूं। चांदनी जी ने हलवे के बाउल को उठाया और ये देखकर रूही ने फौरन बाउल पकड़ते हुए कहा, नहीं मम्मा, वो आप इसे रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे, वैसे भी थोड़ा ही बचा है तो आप कुछ और खा लीजिए। रूही ने हलवे का बाउल अपने पास ही रख लिया तो चांदनी जी ने कहा, थोड़ा सा तो खाने दो। इतना कहकर चांदनी जी वो बाउल लेने लगी मगर तभी आतिश ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, ये आपने हमारे लिए बनाया है या फिर अपने लिए? आतिश की बात सुनकर चांदनी जी ने उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है मैं कुछ और खा लेती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैं इतना अच्छा भी बना सकती हूँ। उन्होंने अपनी प्लेट लगा ली। रूही की प्लेट में इस वक्त तादाद से ज़्यादा हलवा रखा था। बेशक से उसे मीठा पसंद था मगर ये बहुत ज़्यादा मीठा था उसका तो फिर भी ठीक था, मगर आतिश वो तो न ज़्यादा मीठा पसंद करता था और न ज़्यादा तीखा। इस वक्त आतिश के बारे में सोचकर रूही को उस पर तरस आ रहा था। रूही ने तिरछी निगाहों से आतिश को देखा जो बिना कुछ कहे आराम से खा रहा था। उसके माथे पर एक भी शिकन नहीं थी, नहीं उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। चांदनी जी भी अपना खाना खाते हुए उन दोनों को देख रही थी। उन्होंने उन दोनों से कहा, इस हलवे को रहने दो, तुम दोनों पहले खाना खा लो, मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, ठंडा होने के बाद इसे खाना। चांदनी जी ने आतिश की बाउल और रूही की प्लेट को साइड कर दिया और उन दोनों के लिए खाना लगा दिया। दिन के बाद चांदनी जी गार्डन में खड़ी थी, उन्होंने अपने दोनों हाथ समेटे हुए थे। इस कॉटेज के पास काफी दूर तक फैला गार्डन था और उस गार्डन के चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्री बनी थी। दूसरा कॉटेज इस कॉटेज से अच्छी खासी दूरी पर था। चांदनी जी आसमान के झूमर यानी के चांद को निहार रही थी। इस मौसम की हवाएं ठंडी थी, वैसे तो ठंड नहीं बची थी मगर सुबह और रात की ठंड भी रह गई थी। आपको कमरे में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही है आप? आतिश ने चांदनी जी के ऊपर एक शॉल डालते हुए उनके बराबर में खड़े होकर कहा। चांदनी जी उसे देखने लगी। उन्होंने मुस्कुराकर वापस सामने देखते हुए कहा, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। कुछ देर तक वो दोनों खामोश खड़े रहे। चांदनी जी ने सामने देखते हुए कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पहली बार तुम दोनों के लिए कुछ बना रही थी, पता नहीं कैसे उसमें इतनी चीनी डाल दी मैंने, और तुम उसे परफेक्ट कह रहे थे, अगर मैं नहीं रोकती तो क्या पूरा खा जाते? उनकी बात सुनकर आतिश ने कहा, इतना भी बुरा नहीं था। आतिश का जवाब सुनकर चांदनी जी ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर नमे सिर हिलाते हुए सामने देखते हुए बोली, कभी कभी तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने में वहां पर रूही आ गई। उसने चांदनी जी के दूसरी तरफ आते हुए कहा, क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों के बीच? चांदनी जी ने रूही को देखा और कहा, मेरे हलवे के बारे में, वो कितना टेस्टी था। चांदनी जी की बात सुनकर रूही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा था। चांदनी जी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ रहकर तुम दोनों झूठ बोलना सीख गए हो। रूही ने चांदनी जी की तरफ देखा और कहा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोला रही हूँ, हाँ वो थोड़ा मीठा था। चांदनी जी ने उसकी बात काट कर कहा, थोड़ा मीठा? उनकी बात सुनकर रूही ने खुद को सही करते हुए कहा, मतलब थोड़ा ज्यादा मीठा था, लेकिन बनाया भी तो आपने था, आप इतनी स्वीट हो तो हलवा तो मीठा होना ही था। रूही की बात सुनकर चांदनी जी हंसने लगी। उनके साथ रूही की हंसी की आवाज भी वहां गूंजने लगी। वही आतिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर में वहां बादल गरजने लगे। सुबह तक मौसम बिल्कुल ठीक था मगर अचानक ही वहां तेज बारिश शुरू हो गई। वो तीनों बारिश के तेज होते ही अपने कमरे की तरफ चले आए। वैसे भी रात हो गई थी। रूही ने नाइट सूट पहना हुआ था। वो बालकनी में रेलिंग के पास खड़ी थी। आतिश जब कमरे में आया तो रूही को कमरे में न देख वो खुद भी बालकनी में आ गया। रूही रेलिंग के इतना नजदीक खड़ी थी कि उसके आगे के कुछ बाल और उसके चेहरे पर बारिश के पानी की बूंदें ठहर गई थी। आतिश उसके नजदीक आ गया। उसने एक कदम की दूरी पर खड़े होकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो रूह? रूही ने बिना पीछे मुड़े कहा, आपका इंतजार रही थी। फिर उसने मुंह घुमाकर आतिश को देखा। आतिश ने उसे भीगा हुआ देखकर कहा, बीमार पड़ जाओगी। रूही ने मुड़ बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फिर आतिश से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। आतिश ने खुद ही आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचते हुए कहा, अब अंदर चलो। रूही ने उसे देखा और कहा, नहीं मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, आप सो जाए। आतिश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और कहा, और मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। रूही ने उसकी बात ठीक से सुनी नहीं और उससे छुटने के लिए मचलने लगी मगर आतिश ने उसे बेड पर लाकर ही छोड़ा था। रूही ने उसे एक नज़र घूर कर देखा। वही आतिश साइड में पड़ा टॉवल उठाकर उसके बाल और चेहरा साफ करने लगा। रूही ने मुस्कुरा कर कहा, आपने मेरी आदतें बिगाड़ दी है मिस्टर रानावत। आतिश ने टॉवल को टेबल पर रखते हुए रूही की चीन को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी तो और बिगड़ना बाकी है।
रूही ने आतिश की बात सुनकर चौंकते हुए कहा, ऐसा कोई दिन होगा जब आप मेरी सोच के मुताबिक कुछ कहेंगे। आतिश ने उसके पूरे चेहरे को देखा, फिर उसके होठों के करीब बढ़ते हुए कहा, शायद। रूही उसके शायद पर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तब आतिश उसके होठों के बेहद नज़दीक बढ़ चुका था। आतिश की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी थी, उसकी धड़कनें तेज शोर करने लगी और इसी खामोशी भरे दबे से शोर के बीच आतिश ने उसके होठों के नज़दीक पानी की बूंद को अपने होठों से चुनते हुए रूही के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो पैशनेट होकर उसे किस करने लगा। रूही जब तक समझी तब तक आतिश उसके ऊपर आ चुका था और वो बेड पर लेटी आतिश के मजबूत शरीर के नीचे दबी हुई मासूम चिड़िया की तरह हो गई थी। अगली सुबह ही रूही आतिश और चंदनी जी कॉटेज से निकलकर कार में आकर बैठ गई। वो सभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। आज वो तीनों भी राजस्थान वापस जा रहे थे। बनारस में आखिरी शख्स थे जिनसे रूही का रिश्ता था, अब यहाँ कोई उसका अपना नहीं बचा था। राजस्थान। आतिश की कार का काफिला निर्वाणा में आकर रुका। चांदनी जी एयरपोर्ट से ही सूर्यवंशी पैलेस निकल गई थीं। हवेली के बाहर खड़ी मालिनी जी की नज़र उन सभी कार पर पड़ी। वो समझ गईं कि आतिश आ गया है। उन्होंने झांक कर देखा तो रूही और आतिश कार से बाहर आ निकल रहे थे। मालिनी जी अपना सिर झटक कर अंदर आ गई। आतिश वही खड़ा फ़ोन पर बात करने लगा और रूही अंदर चली गई। हवेली में आदिला अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसने भी आतिश की कार को आते हुए देखा था। उसने अब तक आतिश से गिव अप नहीं किया था, लेकिन रूही से भी उसे जलन से ज़्यादा कुछ नहीं था। बेशक उसे रूही और आतिश को साथ देखकर बुरा लगता था, लेकिन इस बात के लिए वो रूही को नुकसान पहुंचाए ऐसी वो बिल्कुल नहीं थी। आदिला खिड़की से हटकर वापस अंदर आ गई। वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। निर्वाणा। रूही अपने कपड़े बदलकर अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। वो आते ही अपने प्रोजेक्ट में लग चुकी थी। ब्रेकफास्ट तो उन लोगों ने बनारस में ही किया था। रूही का लैपटॉप सामने टेबल पर रखा था और उसके हाथ में एक पेन था जिससे वो पेपर पर लिख रही थी। आतिश अपने स्टडी रूम में बैठा था। रूही ने कुछ वक्त के लिए फाइल से अपनी नज़रें हटाई और सामने देखा। जहां तक उसकी नज़र जाती थी दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आते थे, और अगर वो अपना दाई तरफ कर ले तो उसे पूरी हवेली के साथ सड़क भी नजर आती थी। रूही ने हवेली की तरफ ही अपनी नज़रें घुमाई थी। वो कुछ देर तक तो देखती रही, तभी उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो हवेली का एक गार्ड था। रूही उसे ध्यान से देखने लगी, जिसकी वजह यह थी कि उस गार्ड का ध्यान अपनी पोजीशन से ज़्यादा निर्वाणा पैलेस पर था। उसकी नज़रें निर्वाणा पर थी जबकि बाकी सभी सीधे सतर्क खड़े हुए थे। रूही को उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। वो खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। उस गार्ड की नज़र रूही पर गई तो उसने फ़ौरन अपनी नज़र हटा ली। रूही ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर चेहरा घुमा लिया। वो हवेली के ज़्यादातर सभी गार्ड को जानती थी, मगर इस शख्स को वो पहली बार देख रही थी। हो सकता था कि वो अभी नया नया आया हो। वहीं नीचे खड़ा गार्ड रूही के पलटते ही उसे देखने लगा, जैसे मानो उसकी नज़रें कब से रूही को ही ढूंढ रही हो। रूही ने एक नज़र दोबारा उसे देखा और उसके देखते ही उस गार्ड ने अपनी नज़रें उससे हटा ली। रूही अब टेबल से अपना समेटकर अंदर कमरे में आ गई। कुछ 2-3 घंटों बाद निर्वाणा में कुछ गाड़ियां अंदर आई। उनमें से एक औरत और एक आदमी बाहर आया। स्टडी रूम में बैठा आतिश लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। आतिश ने अपना फ़ोन चेक किया और कुछ देर उस मैसेज को देखने लगा। उसके चेहरे के भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद वो अपनी चेयर से उठा और बाहर गार्डन की तरफ आ गया। बाहर ही एक टेबल के आसपास पड़ी चेयर पर नीना और उसका बिजनेस पार्टनर अयान मौजूद थे। ये दोनों वही थे जिनसे आतिश सऊदी अरब की ट्रिप पर मिला था, जहां वो एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए गया था। ये प्रोजेक्ट चांदनी जी का था जिसे आतिश संभाल रहा था। आतिश को देख वो दोनों खड़े हो गए। नीना उसे देखकर मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में आतिश के लिए अजीब ही चमक थी। वही आतिश उन दोनों को अपनी सख्त और सर्द निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। उसके जबड़े कसे हुए थे। वो उनके नज़दीक आया तो नीना ने अपना हाथ आगे करते हुए मुस्कुरा कर कहा, गुड आफ्टरनून यार, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। इतने में वहां युगा गया। युग ने आतिश को देखा और सहम कर धीमी आवाज में कहा, बॉस। इससे आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही आतिश ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। युग को पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, उसके बावजूद उसका सिर झन्ना गया था, मानो जैसे वो उस दुनिया में ही नहीं हो। एक तड़ाक की आवाज वहां गूंजी। आतिश ने युग को देखते हुए अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में कहा, किसी को भी यहाँ लेकर आ जाओगे, जानते हो ना मुझे हर किसी का अपने पर्सनल स्पेस में आना पसंद नहीं है। आतिश की बात सुनकर नीना और अयान दोनों ही शर्मिंदगी से अपनी नज़रें चुराने लगे। अयान जानता था कि ऐसा कुछ होगा, मगर नीना की जिद की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। नीना के दोनों हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वो दुबई की एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी। आतिश ने जो कहा वो सुनना नीना के लिए गवारा नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आतिश के बारे में एक बात अच्छे से जानती थी कि वो उसके सामने चींटी के बराबर थी, जिसे अगर वो चाहे तो अपने पैरों के नीचे मसल सकता था। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे अपनी बेइज्जती पर गुस्सा आ रहा था। इधर युग के होठों के कोने से खून निकलने लगा। उसके गाल में आतिश के उंगलियों के निशान छप चुके थे। उसने खून साफ करते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे मालूम नहीं हुआ कि ये लोग यहाँ आए हैं, वरना मैं उन्हें किसी होटल में बुलाता। तभी अयान ने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी यार, दरअसल बात बेहद जरूरी थी, इसलिए हमें यहाँ तक आना पड़ा। आतिश ने उसकी बात सुनकर उसे अपनी सुनहरी गहरी निगाहों से देखते हुए सर्द आवाज में कहा, आइंदा तुम में से कोई इस रास्ते पर नजर न आए।
उसकी बात सुनकर अयान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, फिक्र मत करो, यहाँ से जाने के बाद हम इस जगह को अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल देंगे। आतिश ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उतनी ही सख्ती से कहा, यही तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ कमरे में रूही चार्जर ढूंढ रही थी। उसने ड्रॉर चेक की तो उसमें कुछ नहीं रखा था। वो खुद से बोली, ओह नो, कहीं मैं बनारस में ही अपना चार्जर तो नहीं भूल आई। अब क्या करूं, इसकी बैटरी डेड होने वाली है। रूही ने अपने फ़ोन को देखा जिसे इस वक्त चार्ज करने की सख्त ज़रूरत थी। रूही अभी अपने फ़ोन को देख रही थी कि उसके फ़ोन पर किसका कॉल आ गया। स्क्रीन पर चांद मामा लिखा था। ये देखकर रूही कॉल उठाने लगी, लेकिन इसी बीच उसका फ़ोन बंद हो गया। रूही ने ये देखकर चिढ़ते हुए खुद से कहा, इसे भी अभी बंद होना था। वो कमरे से बाहर आ गई और सीढ़ियों से होते हुए वो स्टडी रूम में आ गई। उसने डोर खोला और अंदर आकर बोली, एहतिशाम। उसने सामने देखा, वहाँ कोई नहीं था। रूही अपनी आंखें सिकोड़कर इधर उधर देखने लगी। वो पूल की तरफ गई। सब कुछ खामोश देखकर रूही ने खुद से कहा, इतिश कहाँ चले गए। वो हाल में आए, वहाँ कोई भी स्टाफ नहीं था जिससे कि रूही पूछ सके कि वो कहाँ है। रूही कुछ सोचकर आतिश को आवाज़ देती हुई बाहर की तरफ आ गई। बाहर गार्डन में आतिश, जो कि अपनी चेयर पर बैठा था, उसने अपना नाम सुनकर अपना हाथ दिखाकर उन्हें आगे बोलने से रोका। नीना, जो उसे एक फाइल दिखाते हुए कुछ कहने जा रही थी, वो कुछ कहते कहते रुक गई। अयान भी उस आवाज़ की तरफ देखने लगा। इधर रूही आतिश का नाम लेकर बाहर की तरफ आ गई। उसकी नज़र आतिश पर गई। उसे देखकर रूही उसकी तरफ बढ़ गई। जब वो वहाँ कुछ नज़दीक पहुंची और बोली, इतिश आप यहाँ हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ। कहते कहते उसकी नज़र आतिश के साथ ही नीना अयान पर भी गई। वो उन दोनों को देखकर चुप हो गई। आतिश भी इस बीच उसे देखकर अपनी चेयर से उठकर उसके पास आ गया। आतिश के नज़दीक आते ही रूही ने उससे कहा, आप बिजी थे। आतिश ने नमे सिर हिलाते हुए बेहद शांत आवाज में उससे कहा, नहीं, कोई ज़रूरी काम नहीं है, तुम बताओ। आतिश की बात और उसका लहजा दोनों ही नीना और अयान ने सुने। दोनों ही दंग थे इस बात से कि अभी जिस शख्स की आवाज़ इतनी बर्फ जैसी ठंडी चुभने वाली थी, वो अचानक इतनी शांत हो गई। नीना की भौहें सिकुड़ गई। वो रूही को ऊपर से नीचे तक देखने लगी और रूही उसे देखने में कुछ खास नहीं लगी। वही रूही उन दोनों के मन के ख्यालों से अनजान उससे शिकायत करते हुए बोली, इतिश, मेरा फ़ोन की बैटरी चली गई है, आप अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे ममा से बात करनी है, उनका कॉल आया था, लेकिन इस फ़ोन की वजह से मैं उठा नहीं पाए। रूही की बात सुनकर आतिश ने बिना एक मिनट गवाए अपना फ़ोन पॉकेट से निकाल कर रूही को दे दिया। रूही उसका फ़ोन लेकर जाने लगी कि तभी रुककर बोली, हाँ, एक और बात, मेरा चार्जर बनारस में छूट गया, तो क्या आप दूसरा चार्जर मंगा देंगे। आतिश ने हाँ मैं अपनी पलकें झपका दी। उसकी हाँ सुनकर रूही मुस्कुराकर उसका फ़ोन दिखाते हुए बोली, अब ये आपको शाम को मिलेगा। नीना और अयान उस तरफ देख रहे थे। वो दोनों ही ये सोच रहे थे कि जिसकी एक आवाज़ पर आतिश इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन छोड़कर यहाँ से चला गया, वो लड़की है कौन। नीना ने रूही को देखते हुए कहा, ये लकड़ी कौन है। उद्धरण चिन्ह। अयान ने रूही को देखते हुए कहा, जरूर कोई खास होगी, तभी तो एआर के घर से बाहर आए हैं, क्योंकि फालतू लोगों को तो वो अपनी घर की दहलीज पर भी खड़ा नहीं होने देता। अयान की बात सुनकर नीना ने उसे देखा तो अयान ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले डेमो देखा था ना। नीना ने बिना कुछ कहे अपनी नज़रें उससे हटा ली और अपनी फाइल की तरफ कर ली। इसी बीच रूही आतिश का फ़ोन लेकर अंदर चली गई और आतिश भी वहां आ गया। वो चेयर पर आकर बैठ गया। तभी नीना ने आतिश से कुछ कहना चाहा तो आतिश ने उसे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। नीना ने अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। वही आतिश ने युग को रूही का फ़ोन देते हुए कहा, इस फ़ोन का चार्जर लेकर आना। युग ने हाँ मैं सिर हिलाकर रूही का फ़ोन ले लिया। रूही के चार्जर की बात करने के बाद ही आतिश ने नीना को कहने के इशारा किया तो नीना ने कहा, यार, वो लोग हमारे काम के बीच रुकावट बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। नीना की बात सुनकर आतिश ने उससे कहा, तो अब तुम्हें यह भी सिखाना पड़ेगा कि लोगों से काम कैसे निकलवाया जाता है। आतिश की बात सुनकर नीना कुछ पलों के लिए खामोश पड़ गई। उसने अयान को तीखी नज़रों से देखा। अयान न मैं सिर हिलाकर रह गया। वो आतिश की बातें सुनकर ही समझ गया कि उन्होंने यहाँ आकर गलती की थी, क्योंकि आतिश के मामले में ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं छोटी थी, जो कि वो अभी अभी कह चुका था। अयान ने कहा, यार, हम उसे एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। अयान की बात सुनकर आतिश ने उससे कहा, कोशिश नहीं, काम चाहिए मुझे। वो बिल्डिंग वही बनेगी, फिर चाहे किसी की लाश पर ही क्यों ना बनानी पड़े, लेकिन उस बिल्डिंग को वहां से हटाया नहीं जाएगा, वरना तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे, समझ गए। आतिश ने उन दोनों को अपनी गहरी सुलगती निगाहों से देखते हुए कहा तो उन दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। उनकी बिजनेस की बातें खत्म हुई और तभी नीना ने हिचकिचाते हुए कहा, यार, वो लड़की आपके घर में है। आतिश ने उसकी अधूरी बातों के बीच ही उसे अपनी सुनहरी सुलगती निगाहों से देखा। उसकी नज़रों में साफ दिख रहा था कि अगर उसने एक और लफ्ज़ आगे कहा तो ये उसकी जुबान के लिए बहुत हार्मफुल होगा, शायद वो फिर कभी कुछ कह ना पाए। नीना को ये वार्निंग साफ महसूस हुई थी, क्योंकि आतिश चाहता था कि उसे ये वार्निंग महसूस हो। नीना खामोश हो गई। अयान इस वक्त काफ़ी डरा हुआ, नीना से ज़्यादा अयान आतिश को जानता था। उसके नीना के साथ उठते हुए कहा, हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे यार। इतना कहकर वो नीना को लेकर वहाँ से चला गया। आतिश ने उनके जाने के बाद अपने नज़दीक खड़े युग से कहा,
काम खत्म होने के बाद उस लड़की का भी काम खत्म कर देना। ये लकड़ी मुझे अब और जिंदा नहीं चाहिए। फिर उसने युग को देखकर कहा, समझ गए? युग ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी बॉस, हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगर आप अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पेड मेंबरशिप के माध्यम से आपको नए एपिसोड सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।